स्वामी केशवानंद महाविद्यालय लीली लक्ष्मणगढ़ BA थर्ड ईयर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, दूसरा अध्याय है हमारा अपवाय तंत्र। ठीक है, तो अपवाय तंत्र के अंतर्गत हम एशिया की प्रमुख नदियों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एशिया के अपवाय तंत्र को जहाँ पर नदियाँ का अंतिम छोर होता है उसके आधार पर निम्नलिखित उप विभागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हिंद महासागरीय अपवाय तंत्र है, ठीक है, प्रशांत महासागरीय अपवाय तंत्र है, आर्कटिक महासागरीय अपवाय तंत्र है, भूमध्य सागरीय अपवाय तंत्र है, ठीक है, और आंतरिक अपवाय तंत्र होता है। इन सभी के अंतर्गत इनको विभाजित किया गया है। तो अपवाय होता क्या है, किसे कहते हैं अपवाय? तो देखिए अपवाय किसे कहते हैं, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, अपवाय कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से अर्थात नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम क्या कहते हैं, अपवाय कहते हैं। ठीक है, और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन वाहिकाओं का जो जाल पाया जाता है, इन नदियों का जो जाल पाया जाता है उसे अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियों को पढ़ेंगे हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, अर्थात हिंद महासागर की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ, ठीक है, जिनका अंतिम छोर क्या होता है, हिंद महासागर होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, दजला फरात है, ठीक है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो ये सभी नदियां हैं जो अपना जल, ठीक है, कहाँ ले जाती हैं, हिंद महासागर की ओर अपने जल का विसर्जन करती हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं हम प्रमुख नदियों में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा सिंधु नदी। ठीक है, तो देखिए सिंधु नदी विश्व की सभी नदी द्रोणियों में एक प्रमुख नदी होती है, सिंधु नदी। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल है 11,65,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सिंधु नदी का कुल क्षेत्रफल कितना है, 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई ठीक है, इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी, 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी लंबाई ठीक है 1114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कुल कितनी है, 1114 वर्ग किलोमीटर। अब सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती क्षेत्र में, ये हमारा नेपाल है। ठीक है, नेपाल और चीन के मध्य में तिब्बती क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी में, ये तिब्बती क्षेत्र है, इसके कैलाश पर्वत श्रेणी में, ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट हिमनद से होता है। ठीक है, तिब्बती क्षेत्र है, उसका कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित बोखरचू, ठीक है, हिमनद से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। बोखरचू के निकट एक हिमनद है जहाँ से बर्फ जमी हुई होती है, वहाँ पर हमेशा वहाँ से, ठीक है, जल धीरे धीरे तापमान वृद्धि के फलस्वरूप जल बहता रहता है।
तो उससे वहाँ से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम। ठीक है, यहाँ से निकलने के पश्चात ये नदी भोकरछु हिमनद से निकलने के पश्चात ये नदी पश्चिम दिशा की ओर बहना प्रारंभ करती है। ठीक है, किस दिशा की ओर बहना प्रारंभ करती है, पश्चिम दिशा की ओर बहना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई यह नदी लद्दाख, ठीक है, और जास्कर, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होती भारत में जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाकुंड का निर्माण करती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत गिलगित के समीप, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक गिलगित क्षेत्र है, उसके समीप एक दर्शनीय महाकुंड का निर्माण करते हैं। महाकुंड अर्थात एक बड़े गड्ढे का क्या करती है, निर्माण करती है। अर्थात जब ऊपर से पर्वतीय क्षेत्रों से नदी आती है, जब उसका जल एक साथ नीचे की ओर गिरता है तो उससे एक बड़े महाकुंड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार यह नदी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाकुंड का निर्माण करती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से होती हुई यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के मिथनकोट, पाकिस्तान के मिथनकोट शहर में प्रवेश करती है। ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर में प्रवेश करती है, मिथनकोट शहर में प्रवेश करती है। ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी है। तो पाकिस्तान के मिथनकोट शहर में प्रवेश करते, तो यहाँ मिथनकोट शहर में इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज इसमें आकर के मिल जाती हैं। ठीक है, झेलम है, ठीक है, चेनाब है, रावी, व्यास, ठीक है, और सतलज, ये सभी नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट शहर में आकर के किससे मिल जाती हैं, सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, तो ये सभी नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट शहर में आकर में किससे मिल जाती हैं, सिंधु नदी से मिल जाती है। अब यह सिंधु नदी इन सभी अपनी सहायक नदियों का जल लेकर के, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज का जल लेकर के पाकिस्तान के मिथनकोट शहर से होती हुई पाकिस्तान में कराची के पूर्व से होती हुई, ठीक है, मिथनकोट शहर से तो इनका जल ले लिया सबका, वहां से आगे जाती है तो कराची, ठीक है, एक राज्य पाकिस्तान का कराची, तो कराची के पूर्व से होती हुई, ठीक है, कराची के पूर्व से होती हुई यह नदी अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती है। ठीक है, वो नदी होती है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों के मध्य से होती हुई यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई पाकिस्तान के मिथनकोट शहर में प्रवेश करती है, जहां इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज इसमें आकर के मिल जाते हैं। अब यह नदी इन सभी सहायक नदियों का जल लेकर के पाकिस्तान में कराची के पूर्व से होती हुई अरब सागर में अपने जल का विसर्जन करती हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, तो हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, दूसरा पॉइंट आता है गंगा नदी अपवाह तंत्र। दूसरा पॉइंट आता है हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी। तो देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है, गंगा नदी है, और पूर्णतः भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी भारत में ही स्थित है। तो इसलिए भारत की सबसे पवित्र नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है,
तो देखिए हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा नदी, गंगा नदी कुल लंबाई 2525 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है? 2525 वर्ग किलोमीटर। अब इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम, ठीक है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला गोमुख के निकट, गोमुख के निकट गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तराखंड है, तो वहां से ये गंगोत्री है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला गोमुख के निकट गंगोत्री नदी, गंगोत्री से इस गंगा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है वहां पर। ठीक है, जहां से इस नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है, वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के। जहां पर इस नदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है, जहां से नदी निकलना प्रारंभ हुई है वहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, भागीरथी नदी देवप्रयाग में, देवप्रयाग भी कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, एक और धारा आती है अलकनंदा, उससे भागीरथी मिलती है। ठीक है, तो भागीरथी अलकनंदा के फलस्वरूप, अलकनंदा के मिलने के द्वारा, ठीक है, यह क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। जब भागीरथी किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है, तो उसके पश्चात यह नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ठीक है, अब गंगा नदी, एक और धारा इसमें भागीरथी आकर अलकनंदा आकर के मिलती है। ठीक है, अलकनंदा मिलने के फलस्वरूप भागीरथी और अलकनंदा दोनों जब इसमें मिल जाती है तो ये क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। ठीक है, देवप्रयाग में तो अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है, गंगा कहलाती है। अब गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी सबसे पहले किस दिशा में बहती है? दक्षिण में। ठीक है, फिर दक्षिण पूर्व में और फिर पूर्व दिशा में बहती हुई, ठीक है, पूर्व दिशा में बहती हुई, पूर्व दिशा में बहती हुई अंत में ये दक्षिण मुखी होकर, अंत में ये दो दक्षिण मुखी होकर, ठीक है, यहां से ये सबसे पहले दक्षिण की ओर बही, फिर उसके पश्चात दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अंत में यह कैसी हो जाती है? दक्षिण मुखी होकर। ठीक है, अंत में यह दक्षिण मुखी होकर, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में बहती हुई अंत में यह दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक होती है हुगली और दूसरी होती है पद्मा। ठीक है, अंत में कितनी धाराओं में विभाजित हो जाती है? दो धाराओं में। अंत में दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक जो हुगली होती है, हुगली तो दक्षिण की ओर बहती है और बंगाल खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। ठीक है, और इसकी एक दूसरी धारा कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसकी दूसरी धारा कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में, जहां इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। जहां इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, और पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के अपना जल का विसर्जन करती है। तो इस प्रकार ये होती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, जो भारत की सबसे पवित्र सबसे लंबी नदी है। आप समझ आ गया? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला, ठीक है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। ठीक है, जहाँ से इस नदी का उद्गम हो रहा है वहाँ पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी, ठीक है, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, उसके पश्चात यह कहलाती है गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है, सबसे पहले दक्षिण की ओर, उसके पश्चात दक्षिण पूर्व की ओर और पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अंत में ये दक्षिण मुखी होकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसकी एक धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दूसरी धारा जो हुगली होती है वो दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती है। और पद्मा नदी किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में अपने जल का विसर्जन करती है। तो इस प्रकार ये दूसरी प्रमुख नदी होती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है दजला फरात नदी। ठीक है, तीसरी हिंद महासागर की प्रमुख नदी है। तीसरा पॉइंट हिंद महासागर नदियों में दजला फरात नदी। तो देखिए, फरात नदी का उद्गम पूर्वी टर्की से। ठीक है, फरात नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पूर्वी टर्की से। और दजला नदी का उद्गम मध्यवर्ती टर्की से। ठीक है, तो फरात नदी पूर्वी टर्की से निकलती है तथा दजला नदी मध्यवर्ती टर्की से निकलकर, ठीक है, दोनों तुर्की देश है वहाँ से दोनों ये नदी निकलती हैं टर्की से। ठीक है, दजला और फरात में यहाँ से निकलकर बसरा इराक के निकट, ठीक है, इराक के अंदर एक बसरा स्थान है उसके निकट ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, दजला और फरात। ठीक है, फिर ये दोनों आगे चल करके मिल करके दोनों सत अल अरब के नाम से फारस की खाड़ी में गिरती हैं। उसके पश्चात जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो किस नाम जान जाते हैं? सत अल अरब के नाम से जानी जाती है। तो और अंत में ये फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, फारस की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं दजला और फरात नदी। दजला की नदी की लंबाई है 1600 किलोमीटर और फरात नदी की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर दजला नदी की लंबाई है और फरात नदी की लंबाई है 3600 किलोमीटर है। ठीक है, फरात नदी की लंबाई कितनी है? 3600 किलोमीटर। और इस नदी पर इराक में समारा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, दजला फरात नदी पर इराक में एक समारा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, इसलिए इसे दजला फरात कहते हैं क्योंकि ये दोनों नदी आपस में सत अल अरब के नाम से जान जाती है और फारस की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। तो ये कहाँ पर मिलती हैं? आपस में इराक के अंतर्गत बसरा के निकट दोनों आपस में मिल जाती हैं। उसके पश्चात ये दोनों सत अल अरब के नाम से फारस की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी दजला फरात नदी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल नेक्स्ट नदियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।